तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AECC EVS। ठीक है, AECC EVS सेमेस्टर 2 में होता है आपका, एंड इसमें आपके 50 मार्क्स टोटल होता है पेपर, लेकिन 10 नंबर आपको इंटरनल देना होता है और 40 नंबर एक्सटर्नल देना होता है। तो इस 40 नंबर में हम लोग देखने वाले हैं वही एक्सटर्नल पेपर में। और मैं बता दूं कि यही वह पेपर होता है जिसमें मैक्सिमम बच्चे फेल कर जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को मतलब इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है। 40 के 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 20 मार्क्स लाना होता है। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जोड़ा जाता है, दोनों जोड़ के 50 में से आपका 20 मार्क्स अगर आ जाता है, मान लीजिए इंटरनल आपको 8 मार्क्स मिल गया, अगर आप इधर से 12 नंबर ला लेते हैं, ठीक है, 8 मार्क्स मिल गया तो 12, 7 मार्क्स मिल गया तो 13, इतना मार्क्स ला लेते हैं 40 में से 12, 13, 15, तो आप इस पेपर में क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, उसका आंसर भी करेंगे। एंड इस वीडियो पे मतलब कि AECC पे स्पेशली हमने लगभग 12 से 13 वीडियो बना चुके हैं, 15 मिनट 10 मिनट के। आप चाहे तो उसको जा करके देख सकते हैं। डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम, अगर आप सभी वीडियो को देख लीजिएगा और उससे नॉलेज लीजिएगा, उसको अंदर में रखिएगा माइंड में, तो मैं बता सकता हूं कि आपका एग्ज़ाम 40 में से 35, 32 मतलब 30 मार्क्स आप स्कोर करके आएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से है। तो 2021 में पूछा गया पेपर है। समय आपको 1.5 घंटा दिया जाता है, OMR पेपर दिया जाता है, ब्लैक पेन लेके जाना होता है, 40 मार्क्स का होता है। और इस पेपर को देने के बाद लास्ट दिन ही इसका एग्ज़ाम होता है। पूरा एंजॉय करते हैं आप लोग। हम लोग भी जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो इस पेपर को देने के बाद बहुत इंजॉय करते थे। आइए देखते हैं, क्योंकि 1.5 घंटा समय होता है, उसके बाद चलो यार घूमो ना। तो क्वेश्चन है कि जीव, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहेगा आपका, और आंसर आपको केवल टिक लगाना होगा, 4 में से गोला करना होगा। तो क्वेश्चन है कि जीवित जीवों और पर्यावरण के बीच जो परस्पर अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है इकोलॉजी। ठीक है, क्या बोला जाता है? इकोलॉजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इकोलॉजी। पारिस्थितिकी मत मार दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इकोलॉजी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि मेढक में श्वसन होता है। मेढक में श्वसन कैसे होता है? इन फ्रॉग रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। तो मेढक में जो श्वसन होता है ना, तब हम लोग जब मेढक छोटा होता है तब उसको क्या बोलते हैं? बैंग पोहना बोलते हैं। तो वो मछली की तरह दिखता है, चेंग मछली की तरह, गरे मछली की तरह ना। तो उस समय आप लोग जब खेत जाते हैं तो खेत में भी देखते होंगे कि वो जो उस समय होता है ना, वह उस समय त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, और जब बड़ा हो जाता है तब वह फेफड़ा से सांस लेने लगता है। तो इस तरह मेढक त्वचा और फेफड़ा दोनों से सांस लेता है। तो ऑप्शन ए और बी इसका दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है कि ट्यूबरक्लोसिस के कारण है। ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी होता है, टीबी जिसको हम लोग बोलते हैं, आदमी खांसता रहता है बहुत, तो उसमें क्या हो जाता है? तो आदमी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु। जीवाणु के इन्फेक्शन हो जाता है उसके लंग्स में, फेफड़ों में, जिसके कारण आदमी को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। ऐसे स्थिति में हम लोग टेस्ट करने की सलाह देते हैं कि आप लोग स्पुटम टेस्ट करवाइए। ठीक है, हिंदी में उसको बलगम टेस्ट बोला जाता है, या फिर खंखार जाँच जो बोलते हैं आप लोग। सरकारी में भी हो जाता है, अगर किसी को हो गया है तो चेकअप करवा लीजिएगा जी। चौथा क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? और एक चीज़ बता दूं कि अगर कोई टीबी पेशेंट है तो उसको गोहाल घर जो होता है ना, जहाँ पे बैल वगैरह को फूटते हैं, बस वहाँ पे अगर सो जाएगा ना 6 महीना, तो उसका टीबी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के जो सेंट होता है वो बैक्टीरिया को मार देता है। क्वेश्चन है 4 नंबर, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? हु स्टार्ट चिपको मूवमेंट? तो चिपको आंदोलन को स्टार्ट किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण में नाइट्रोजन का कितना % है? तो 78% है जी, ऑप्शन बी 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना % है? तो 21% है। सबको याद कर लीजिएगा, यहीं से आपको नॉलेज हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छठा क्वेश्चन है, 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए, दिन और दिवस से आपके 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, तो जितने भी दिवस है इंपॉर्टेंट सबको याद कर लीजिएगा, जो पर्यावरण से संबंधित है और पृथ्वी से संबंधित है। जैसे कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, और 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। ठीक है, इस तरह से जितने भी है जनसंख्या दिवस, इन सभी को याद कर लेना है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी समस्या ध्वनि प्रदूषण से नहीं होती है। तो डायरिया कहाँ से होगा ध्वनि प्रदूषण से? यह जल प्रदूषण से होता है। डायरिया में क्या होता है कि अगर हम लोग गंदा पानी पी ले जिसमें कि कुछ मल जो होता है ना, लेटिंग वगैरह, कुछ अगर आपके पानी में किसी भी कारण से आ गया है, मक्खी के माध्यम से या फिर किसी के भी माध्यम से, अगर आप उस पानी को पी जाते हैं या फिर उस खाना को खा जाते हैं तो आपका डायरिया हो जाता है। दोस्त बहुत ख़राब स्थिति हुआ, मेरा हुआ था, बाप मरते मरते बचे, सच बता रहा हूँ। बहुत सीरियस कंडीशन हो जाएगा डायरिया में, लेटिंग भी होगा और उल्टी भी होने लगेगा, ठीक है। और ऐसा उल्टी होगा कि कुछ भी खाना रहेगा नहीं पेट में। तो यह पानी, गंदा पानी के कारण होता है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण से डायरिया नहीं होता है, जल प्रदूषण से होता है। बाकी उच्च रक्तचाप, बहरापन, चिड़चिड़ापन, ये सभी होता है ध्वनि प्रदूषण के कारण, ठीक है, साउंड पोल्यूशन। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन है। फॉसिल फ्यूल क्या है? जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का गैर नवीकरण संसाधन है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, ठीक है। यानी कि एक बार खत्म हो गया तो दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकेगा, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी जीवाश्म है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है ताजमहल की सुंदरता का क्षरण हो रहा है। यानी कि जो ताजमहल है उसको एसिड रेन, अम्ल वर्षा होता है, जिसके कारण ताजमहल के जो ऊपरी पट्टी है वो हट गया और पीला होने लगा धीरे धीरे, ठीक है। तो यह किसके कारण हो रहा है? यह हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड पूरा नाम है, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया था, किसने किया था? तो नर्मदा बचाओ, नर्मदा नदी आपका मध्य प्रदेश के एरिया में आता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा को, ठीक है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था मेघा पाटकर ने, जो कि एक IAS अधिकारी थे, मेघा पाटकर, ठीक है। उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन के कारण इस पोस्ट को भी छोड़ दिया। समझ रहे हैं, आदमी एक से एक आदमी है बलिदान देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है पत्तियों का रंग हरा होता है, और हम लोग जो हैं सोनते रहते हैं, अपना पढ़ाई तक नहीं ठीक से कर पाते हैं यार। संसार के लिए, प्रकृति के लिए कैसे लड़ेंगे जी? तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दोस्त, अगर आपको जीवन में कुछ भी अचीवमेंट करना है तो। बलिदान मांगती है सफलता, बलिदान मांगती है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है? पत्तियों का रंग हरा होता है। क्यों हरा होता है जी? तो उसमें क्लोरोफिल होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल नामक एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, यानी कि वर्णक पाया जाता है, जो कि पत्तियों का रंग हरा कर देता है। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो पत्तियों का रंग पीला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि खाद्य श्रृंखला में पौधे हैं, क्या होते हैं? तो खाद्य श्रृंखला में जो पौधे होते हैं ना, वे शाकाहारी होते हैं जी, वे अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जिस कारण उसे उत्पादक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पादक, प्रोड्यूसर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है कि वनों की कटाई से क्या घटता है? तो वनों की अगर कटाई होती रहेगी तो वर्षा कम मात्रा में होने लगेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्षा की कमी हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है 14 नंबर में कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? कांजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, क्यों? तो कांजीरंगा राइनासोर के लिए फेमस है। राइनासोर मतलब कि गेंडा, गेंडा को इंग्लिश में राइनासोर कहा जाता है, ठीक है। एक सींग वाला गेंडा, एक सींग एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह आपका असम में है, कभी गए तो जरूर दिखलाएंगे आपको भी। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का निकला हुआ था? तो 1984 का साल था, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। उसमें क्या हुआ कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अमेरिकन कंपनी थी, अमेरिका देश की कंपनी थी, कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। उस कंपनी में एक गैस निकल गया, ठीक है। अब जान के निकाला गया या फिर खुद गैस का पंप फट गया, जो भी हुआ लीक कर गया गैस, जिसके कारण मिथाइल आइसोसानेट नाम की एक गैस निकली, जिससे बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। तो कौन सी गैस निकली थी वो पूछा गया है, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। ये मिथाइल आइसोसाइनेट कहाँ पे हुआ था? भोपाल में। कब हुआ था? 1984 में। किस देश की कंपनी थी? अमेरिका की कंपनी थी। कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड, एक उर्वरक कारखाना था, ठीक है। इन सब चीज़ों को नोट करते जाइएगा, बार बार बोल रहा हूँ नोट करते जाइएगा यार, नहीं तो मुझे सच बता रहा हूँ, मेहनत मैं इतना कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग अगर मेहनत नहीं कीजिएंगे तो फिर बाकी आपकी मर्जी, जो करना है करो यार, मैं केवल पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, समझा दे रहा हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? तो रिकेट्स रोग होता है आपका किसकी कमी से? तो सभी विटामिन, जितने भी विटामिन हैं उन सभी के नाम याद रख लेना। जैसे कि विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, रतौंधी होता है इसकी कमी से। विटामिन बी को थायमिन बोलते हैं, बेरी बेरी रोग होता है इसकी कमी से। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? तो
एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, जिसके कारण रिकेट्स रोग होता है। तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, जिसके कारण रिकेट्स रोग होता है या फिर सूखा रोग होता है, ठीक है। और मैक्सिमम यह बच्चों में होता है। और विटामिन ई के कारण टोकोफेरॉल बोलते हैं इसका रासायनिक नाम, और इसके कारण बांझपन आती है, ठीक है, नपुंसकता। तो इन सब का नाम याद रखना है। विटामिन के को फाइलोक्विनोन बोलते हैं, ठीक है। कौन से विटामिन को गोल्डन विटामिन बोलते हैं। देखिए अगर पढ़िएगा ना तो पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट आ गया ना तो सफलता के लिए कोई आपको रोक के नहीं रखेगा, बस ईमानदार आप होने चाहिए, सही बता रहा हूँ। तो पढ़ाई में इंटरेस्ट लाइए, और जिस चीज़ में इंटरेस्ट आता है उसी में इंटरेस्ट लाइए। अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जिस चीज़ में इंटरेस्ट आता है उसी में एकदम रम जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है, ठीक है। विच डिजीज इज नॉट क्योज्ड बाय वायरस। तो विषाणु से कौन सा रोग नहीं होता है। देखिए रूबेला जो है यह विषाणु के कारण होता है। पूरे शरीर में क्या हो जाएगा कि छोटे 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 दाने हो जाएंगे, देखेंगे तो आदमी डर लगने लगेगा। रूबेला जब होता है किसी आदमी को तो दाने दाने टाइप के हो जाएंगे, लाल लाल टाइप के। कोविड जानते ही है यार, कोविड-19। स्मॉल पॉक्स यानी कि चचक, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि माँ दरस गया है, माँ दरसा है, ठीक है, नीम के पत्ते से। लेप्रोसी, लेप्रोसी क्या होता है कि किसी विशेष अंग में आपका दाने दाने टाइप के हो जाएंगे, लाल लाल हो जाएगा, या फिर मतलब एक प्रकार का चर्म रोग है, कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं, समझ रहे हैं ना, लेप्रोसी कुष्ठ रोग। तो यह होता है आपका किसके कारण, तो यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेप्रोसी, ठीक है। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइएगा उस टाइम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है कि अम्ल वर्षा के कारण है, एसिड रेन इज क्योज्ड बाय। तो अम्ल वर्षा किसके कारण होता है दोस्तों। अम्ल वर्षा जब हमारे वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा अधिकता हो जाती है, तब एसिड रेन जो वर्षा के जल होता है उसका पीएच मान 5.6 से डाउन हो जाता है और एसिड रेन बन जाता है। यानी कि वह पानी जो है उसका पीएच मान 5.6 से नीचे आ जाएगा, तो एसिड रेन उसको कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि पारितंत्र के जैविक घटक कौन से हैं, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट होता है और एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। तो जैविक मतलब कि बायोटिक, अजैविक मतलब कि एबायोटिक। तो जैविक जिसमें जीवन पाया जाता है, तो देखिए किसमें जीवन पाया जाएगा जी, तो खाद्य श्रृंखला के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि उत्पादक, उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे, इसमें तो जीवन पाया जाता है। उपभोक्ता यानी कि हम लोग में तो जीवन ही पाया जाता है यार, जीवन ही जीवन है। फिर अवघटक, अवघटक मतलब कि वायरस, विषाणु वगैरह, तो उसमें भी जीवन पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ देम। कहीं कहीं पे ऑल ऑफ देम लिखा जाता है, कहीं पे ऑल ऑफ दीज लिखा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। पॉल्यूशन फ्री एनर्जी सोर्स आर। तो प्रदूषण रहित ऐसा कौन सा एनर्जी है जिसमें पॉल्यूशन नहीं होता है, एकदम ना के बराबर होता है। तो देखिए सौर ऊर्जा जो है, सोलर एनर्जी जो सूर्य से प्राप्त होता है, इसमें प्रदूषण ना ही के बराबर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 इसमें पूछा गया है कि इन्फ्लुएंजा के कारण क्या है। तो इन्फ्लुएंजा एक बीमारी होता है दोस्तों, वायरस के कारण हो जाता है, वायरस विषाणु के कारण, ठीक है। चकते तकते टाइप के हो जाएंगे इसमें भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है कि नागमणि, नागफनी होना चाहिए यार, नागफनी का पौधा है एक, जो नागफनी इंग्लिश में हम लोग कैक्टस बोलते हैं ना, जिसमें कांटा कांटा होता है। तो कैक्टस का पौधा आपका कहाँ पे पाया जाता है, मरुस्थल में पाया जाता है जी, राजस्थान वगैरह के इलाके में विशेष रूप से। इंग्लिश में मरुस्थलीय एरिया को जीरोफाइट्स कहा जाता है, वैसे पौधे जो रेगिस्तान में उगते हैं उसको जीरोफाइट्स कहा जाता है, ठीक है, जीरोफाइट्स। आगे देख लेते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स जलीय पौधे को कहते हैं, जितने पौधे जल में उगते हैं उसको हाइड्रोफाइट्स बोला जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन है कि दमा, दमा कौन सा अंग प्रभावित करता है। दमा हो जाता है तो क्या होता है कि दमा या अस्थमा, हिंदी में दमा, इंग्लिश में अस्थमा। जब व्यक्ति थोड़ा सा कुछ काम कर लेता है, हार्ड वर्क या फिर दौड़ लेता है, तो हाँफने लगता है पूरा इस तरह से, फिर उसको सूंघने वाली दवा दी जाती है। फिल्मों में देखे हैं ना, बस सूंघने वाली दवा दी जाती है। मेरी माँ को भी हो गया यार, बहुत डेंजर है। तो ये जो है अस्थमा या दमा, तो किस अंग को प्रभावित कर देता है, फेफड़ा, लंग्स को। जितने भी कोविड-19 हुआ है ना 2019 में, मैक्सिमम आदमी को दमा की शिकायत पड़ गई है, जितने भी लोगों को लगभग हुआ है। तो लंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेफड़ा, दमा। देखिए मैं आपको रोगों के बारे में भी बता रहा हूँ ताकि यार पर्सनल लाइफ को सेफ रखें, हेल्थी रहें दोस्त, क्योंकि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जान है तो जहान है, नहीं
क्वेश्चन नंबर 24 है कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए विटामिन B12, विटामिन बी एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। किस विटामिन को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं, तो विटामिन बी को। इसमें बहुत सारे विटामिन है, विटामिन B1, B2, B3, ठीक है, B5, B6 इसी तरह से है। तो विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, विटामिन B12 को हम लोग बोलते हैं कोबालमिन, साइनोकोबालमिन, ठीक है, इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रक्त अल्पता। इसमें क्या होगा कि ब्लड का जो हीमोग्लोबिन होगा, आपका शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है कम से कम आपका अगर 14 प्लस रहेगा इस एज में, हम लोग जिस एज में हैं, ठीक है, तो आपकी हीमोग्लोबिन ठीक है अच्छा है। अगर आपका हीमोग्लोबिन 12 प्लस रहता है तो आप दूसरे व्यक्ति को ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं, रक्तदान भी दे सकते हैं, ठीक है। तो एनीमिया रोग हो जाएगा तो ब्लड खून की कमी हो जाती है विटामिन B12 की कमी से। क्वेश्चन नंबर 25 है, हैजा एक रोग है। हैजा क्या रोग है जी, तो हैजा एक रोग होता है ना, किसके कारण होता है, गंदा पानी पीने के कारण होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हैजा। और इसके टीके की खोज किसने की, तो रॉबर्ट कॉच ने की थी। रॉबर्ट कॉच ने हैजे के टीके की खोज की थी, इसको भी याद रख लीजिएगा। पानी जनित रोग होता है वाटर बर्न, ठीक है। 25 नंबर हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सर्वभक्षी है। देखिए मैं समझाने के पूरा कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, फिर भी कोशिश करूँगा, ठीक है। ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी नहीं समझा हो, लेकिन हो सकता है एक दो आदमी नहीं समझते हो। देखिए सर्वभक्षी ऑमनीवेरियस किसे कहते हैं, इंग्लिश में ऑमनीवेरियस, हिंदी में सर्वभक्षी। सर्वभक्षी वे जीव होते हैं, हाँ वे जीव ही बोल दीजिए यार, जो सभी खाते हैं, मीट मांस भी खाते हैं, साग सब्जियों को भी खाते हैं, सब मिलाकर कुल मिलाकर सब कुछ खाते हैं, जितने भी प्रकृति में चीज़ें होती हैं, शाकाहारी मांसाहारी दोनों। तो जैसे हो गया कुत्ता हो गया एगो हो गया आदमी, ठीक है। तो हम लोग खुद एक सर्वाहारी हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सांप बाज ये सब तो, सांप तो मांसाहारी होता है, ठीक है, ये क्योंकि मेढक वगैरह खाता है। बाज भी मांसाहारी होता है, शेर भी मांसाहारी होता है। गाय वगैरह दे तो गाय शाकाहारी हो जाएगी। आगे देखिए क्वेश्चन है 27 नंबर, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से नहीं होता है, ठीक है। तो टाइफाइड जल प्रदूषण से होता है जी, इसको विडाल टेस्ट कहा जाता है। डॉक्टर आपको विडाल टेस्ट कराने की सलाह देते हैं कि भाई विडाल टेस्ट करवा लीजिए, आपका टाइफाइड निकल सकता है ना। फिर देखते हैं पेचिस, जिसको डायरिया बोलते हैं। सॉरी एक मिनट, कोई आया है, एक बच्चा आ गया है और कोई बात नहीं, आदमी उसी के पास जाता है जिसमें थोड़ा डांटता कम है ना। तो चलिए बच्चों के साथ प्यार करना चाहिए। क्वेश्चन है कि जल जनित कौन सा प्रदूषण है ना, जल से नहीं होता है, सॉरी कौन सा प्रदूषण जल से नहीं होता है, कौन सा बीमारी, तो टाइफाइड जल के कारण नहीं होता है, गंदा पानी पीने से टाइफाइड होता है। पेचिस भी हो जाएगा, मलेरिया नहीं होगा, मलेरिया मच्छर के ही काटने से होता है और इसका कोई उपाय भी नहीं है, ठीक है। मलेरिया बिना मच्छर काटे होगा ही नहीं। और जब मलेरिया हो जाता है तो आपको बोलते हैं डॉक्टर कि MP टेस्ट करवाइए, MP मलेरिया रैपिड PFPB नेगेटिव बोल देते हैं, या फिर PF पॉजिटिव या PB पॉजिटिव। ये वायरस होता है, सॉरी प्लाज्मोडियम के कारण होता है, परजीवी हिंदी में बोलते हैं। पूछा जा सकता है कि मलेरिया किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और यह भी पूछा जा सकता है कि मलेरिया परजीवी की खोज किसने की, तो मलेरिया परजीवी की खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने, जो कि एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जड़ भूमिगत रूपांतरित नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा जड़ का भूमिगत रूपांतरण नहीं है, तो देखिए मूली तो है जी, रेडिश जिसको बोलते हैं, कैरोट गाजर ये भी जड़ का ही रूपांतरण है, बीट जिसको हिंदी में चुकंदर बोलते हैं, आलू तना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू, पोटैटो हो जाएगा इस राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन है कि पारितंत्र के दो घटक हैं, द टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर। तो मैंने बताया था कि पारितंत्र के दो घटक हैं, एक है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक, यानी कि जैविक और अजैविक, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैविक और अजैविक दोनों इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का 71% ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है, तो 71% भाग अर्थ का ढका हुआ है जल से, पानी से, वाटर से, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि खाने की विधि एवं दूसरों द्वारा खाए जाने को क्या कहते हैं, तो मतलब कि जैसे कि पौधा है, पौधा को किसने खाया, बकरी ने खाया, फिर बकरी को किसने खाया, तो बकरी को खा लिया मान लीजिए बाघ ने, ठीक है। तो इस तरह का जो सीरीज चल रहा है, तो यह किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं खाद्य जाल, ठीक है। और इंग्लिश में फूड चेन कहा जाता है, इंग्लिश में
फूड चेन, हिंदी में खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन बी। 10 क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए यार, मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, इसलिए मेरे मार्क्स भी आए थे 97 साइंस में। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा वो तारीफ भी कर लेता हूँ, झूठ क्या बोलूँगा, जो क्या है यार। देखिए आप पढ़िए दोस्त, सच बता रहा हूँ, पढ़ाई में इंटरेस्ट लाइए, बहुत मज़ा आएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस समूह में सर्वाधिक संकटग्रस्त प्राणी हैं? मतलब कि ऐसे प्राणी हैं जो कि लुप्त होने लगे हैं, आपको कम दिखने लगते हैं, तो कौन सा वर्ग? पक्षी। पक्षी तो लुप्त है लेकिन उतना नहीं है जितना कि यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं। स्तनधारी यानी कि मैमल्स, मछली और सरीसृप। तो सबसे ज़्यादा जो गायब हुआ है वो है सरीसृप, रेप्टाइल्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे कि डायनासोर इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। फिर है एक आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, जो कि जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी था और एक प्रकार से सरीसृप भी था। तो सरीसृप इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। जैसे इसमें मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हूँ सरीसृप और पक्षी में, क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा है इसका राइट आंसर देख लीजिएगा, थोड़ा सा यही क्वेश्चन बस इसी में थोड़ा डाउट है, लेकिन जहाँ तक मेरा आंसर होगा सरीसृप ही होना चाहिए। पक्षी को भी थोड़ा बहुत लग रहा है, इसलिए उसको थोड़ा देख लीजिए। ठीक है यार, मैंने भी क्वेश्चन को देखा नहीं अच्छा से। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि एक ही दिशा में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक ही दिशा में। 34 नंबर क्वेश्चन है कि बायोटिक कॉम्पोनेंट्स इज, बायोटिक यानी कि जिसमें जीवन पाया जाता है, तो हवा में जीवन पाया जाएगा? कहाँ से जीवन पाया जाएगा? हवा में। पानी में जीवन पाया जाता है? नहीं, पौधों में जीवन पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पौधा। ठीक है, आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि किसी चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र के शीर्ष उपभोक्ता हैं। चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे अंतिम भोक्ता किससे? तो अभी हमने बताया कि घास है, घास को फिर बकरी ने खाया, बकरी को फिर शेर ने खाया, तो शेर सबसे ऊपर का हो जाएगा प्राणी। ठीक है, तो इसका शेर क्या है? मांसाहारी है जी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा मांसाहारी, कार्निवेरियस। ठीक है, ऑमनीवेरियस, कार्निवेरियस, हार्डवीवेरियस, सबको याद कर लीजिएगा। और झारखंड, बिहार, यूपी, इन सब के बच्चे जो हैं थोड़ा इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, तो इंग्लिश पे भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे सरकारी स्कूल के ज़्यादातर बच्चे होते हैं, गरीबी तबके के लोग होते हैं। यार मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरा भी इंग्लिश बहुत ख़राब है दोस्त, मतलब अभी थोड़ा डेवलप हुआ है, पहले बहुत ख़राब था। 12th क्लास तक मुझे इंग्लिश नहीं आती थी ठीक से, 10 क्लास के बाद तो पढ़ना ही शुरू किया था इंग्लिश में। 36 नंबर क्वेश्चन है कि MAB का अर्थ क्या है? ठीक है, MAB स्टैंड फॉर, तो MAB का फुल फॉर्म है मैन ऑफ बायोस्फीयर, यानी कि मनुष्य और जीवमंडल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जीवन होता है उसे क्या कहते हैं? तो पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जीवन होता है उसे कहा जाता है क्या? तो जैवमंडल कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? जैवमंडल, बायोस्फीयर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा जैवमंडल, बायोस्फीयर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है आपको कब? तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। दोस्तों आगे का पेपर फट गया था, इसलिए मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ, यहीं तक है। तो 38 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन गायब हैं, इसके लिए सॉरी। एंड इसके बाद अगर आपको जितने भी मैंने अभी तक आपके 7 से 8 केवल ना इसी टॉपिक पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोडेड कर चुके हैं, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के 5-6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो जा करके देख सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा एंड प्लेलिस्ट में भी लिंक मिल ही जाएगा। साथ ही अगर आप सर्च मानेंगे ज्ञान सागर AICC EVS सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन आंसर, तो मिल जाएंगे वीडियो। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन को प्रेस कर सकते हैं अगर आपको नोटिफिकेशन हमेशा चाहिए तो। एंड जो भी हो, काम बहुत आएगा यह चैनल आपके एजुकेशन से रिलेटेड, अगर आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दें, शुभकामनाएँ हैं मेरी ओर से यार। पढ़ाई करें, एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, काम करें, ठीक है, नाम करें, आगे बढ़ें, जीवन को मस्ती से जिए। थैंक यू।